व्यक्ति के घर शादी की तैयारी चल रही थी। घर में काफी खुशियां थी, सभी लोग खुश थे, रिश्तेदार भी घर में आए हुए थे। पिता यह सोचकर खुश था कि घर में नई नवेली बहू आने वाली है, क्योंकि उसकी पत्नी नहीं थी। अब उसका जो दुख था वो कटने वाला था, मिटने वाला था, क्योंकि बहू आएगी, बेटी की बीवी भी आएगी और पिता और पुत्र का जो दुख है, रोजाना जो खाना बनाकर दोनों खाते थे, वह मिटने वाला है। तभी पिता एक ऐसी घटना को अंजाम दे देता है कि फिर जो कोई इस घटना को सुनता वह हैरान रह जाता, उसे यकीन नहीं हो रहा था। नमस्कार साथियों, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे ससुर की, एक ऐसे बहू की, जो कि एक ऐसी घटना को अंजाम देते हैं कि एक नौजवान लड़के को सन्यासी बनने का निर्णय लेना पड़ता है। हमारे समाज में रोजाना तरह तरह की घटनाएं सामने आती हैं, जिसको सुनने के बाद बड़ा ही दुख होता है कि काश इस तरह का समाज हमारे आसपास ना हो। लेकिन जितना कहते हैं कि आप जिस चीज से दूर जाएंगे उतनी ही वो बुरी चीजें आपके पास आती रहेंगी, तो जरूरत है संभल कर रहने की। साथियों, मैं बात कर रहा हूं महाराष्ट्र के नासिक की। नासिक में एक जगह लगती है सिडको। सिडको में एक परिवार बेहद हंसता खेलता था। परिवार में एक लड़का, नौजवान लड़का आर्यन, आर्यन की मां और पिताजी, एक बहन, मात्र 3-4 लोगों का हंसता खेलता छोटा सा परिवार था। धीरे धीरे सब कुछ घर में सही हो जाता है, खुशियां आने लगती हैं। लेकिन एक दिन आर्यन जब बड़ा होता है, 17 साल की उम्र में, आर्यन के मां की मृत्यु हो जाती है। अब वो परलोक को सुधार जाती हैं। अब इधर मां की मौत हो जाती है, आर्यन काफी दुखी रहता है। अब बहन की कुछ दिनों बाद ही शादी कर दी जाती है। बहन अपने घर चली जाती है। अक्सर कर जब भी जरूरत पड़ती थी, पिता बीमार पड़ता था, तो बेटे और बहन को फोन कर बुलाया जाता था। बेटे और बहन दोनों, यानी कि आर्यन और उसकी बहन, दोनों मिलकर पिता की सेवा करते थे। अब इधर आर्यन छोटी मोटी नौकरी करने लगता है। पिता घर का काम वगैरह देखता था। पिता और पुत्र एक नौकरानी रखते हैं। नौकरानी रखते हैं जो कि खाना बनाती थी, बर्तन वगैरह धुलने का काम करती थी। धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता है। अब साल 2023 आ जाता है। साथियों, जब साल 2023 आ जाता है, इधर जो नौकरानी रहती वो सुबह को खाना बनाकर चली जाती, शाम को वही खाने को गर्म कर घर वाले, यानी कि पिता और पुत्र दोनों, आर्यन और आर्यन के पिता, खाते थे। अब इधर नौकरानी कुछ दिनों के लिए काम छोड़ देती है। अब फिर घर वाले, यानी कि पिता पुत्र, खाना बनाकर खाने लगते हैं। अब घर में तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। अब पिता सोचता है कि क्यों ना बेटे की शादी ही कर दी जाए। अब कितने दिनों तक नौकरानी घर में खाना बनाकर खिलाएगी। बेटे से बात करता है एक पिता, पूछता है कि आर्यन बेटा, तुम शादी के बारे में तुम्हारे क्या ख्यालात हैं? तुम्हारी शादी कर दी जाए। मैं सोच रहा हूं कि जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाए, क्योंकि माँ भी नहीं है और इधर काफी दिक्कत होती है। खाना बनाने वाला, हम दोनों का ख्याल रखने वाला घर में कोई नहीं है। अगर घर में एक प्यारी सी बहू आ जाए तो हम दोनों की कमी पूरी हो जाएगी, घर में और खुशहाली आ जाएगी। इधर तुम्हें भी आराम हो जाएगा और मुझे भी आराम हो जाएगा। आर्यन कहता है, पिताजी अभी तो मैं बड़ा ही नहीं हुआ हूं, अभी काफी जिम्मेदारी है। मात्र 18 साल का लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी कुछ दिन और रुक जाइए, अभी थोड़ा खेल कूद लेने दीजिए। लेकिन पिता कहता है कि बेटा, अभी पूरी उम्र बची है और काफी परेशानी हो रही है। तुम देख ही रहे हो घर में क्या चल रहा है। नौकरानी कभी आती है, कभी नहीं आती है। कभी किसी दिन हम लोग बिना खाए सो जाते हैं, किसी दिन खाना बनाकर खा लेते हैं, तो किसी दिन बाहर से मंगाकर खा लेते हैं। बड़ी तकलीफ होती है। और इधर 40 साल का पिता अपने बेटे को समझाता है। किसी तरह से आर्यन शादी करने को तैयार हो जाता है। जब उसे लगता है कि वाकई में पिताजी काफी दुखी हैं, तो शादी कर लेनी चाहिए। इधर उसके पिताजी अब एक बिचौलिए से कहते हैं कि एक कोई सुंदर लड़की देखो आर्यन के लिए,
उससे शादी करनी है। अब आर्यन के लिए एक बिचौलिया काफी अच्छी लड़की ढूंढता है। 18 से 19 साल की, 20 साल की लड़की, एक बेहद गरीब परिवार की लड़की रहती है, लेकिन देखने में खूबसूरत और पढ़ी लिखी रहती है। परिवार भी गरीब तो रहता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे तो थे कि वह बेटी की शादी कर सके, लेकिन अब इतने पैसे नहीं थे कि वो दहेज भी दे सके। सिर्फ बारातियों को खिलाने भर की उनके पास व्यवस्था थी। बिचौलिया फोटो लेकर आर्यन के पिता के पास जाता है और कहता है, भाई साहब, ये लड़की का फोटो है। लड़की काफी अच्छी है, मेहनती है। जिस तरीके की आपको लड़की चाहिए, घर में खाना बनाने वाली, घर परिवार देखने वाली, बिल्कुल वैसे ही लड़की है। काफी खूबसूरत भी है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन गरीब परिवार है। पिता मेहनत मजदूरी करता है, घर का खर्च चलता है, और जो लड़की है वो अभी भी पढ़ाई लिखाई कर रही है। ससुर जी उसके कहते हैं कि ठीक है, दान दहेज में क्या मिलेगा। अब इधर आर्यन के पिता को दहेज भी चाहिए था और खुशियां भी चाहिए थी। लड़की के घर वाले अब दहेज की बात किए नहीं थे। बिचौलिया कहता है कि देखिए, वो दहेज नहीं दे पाएंगे। आपके जितने लोग आएंगे उनको खिलाने पिलाने का इंतजाम वो कर देंगे, और जितना होगा वो कर सकते हैं। अगर आपको शादी करनी है तो करो या मत करो। अब इधर आर्यन के पिता बिचौलिए से कहते हैं कि ठीक है, तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। एक काम करो, लड़की का जो एड्रेस है वो दे दो। वो लड़की का एड्रेस ले लेते हैं। लड़की का एड्रेस लेने के बाद अब इधर लड़की के घर वाले बिचौलियों को फोन करते हैं कि शादी का क्या हुआ, उन लोगों को मंजूर है या नहीं। बिचौलिया कहता है वो बड़े लोग हैं, पैसा वगैरह उनके पास है, लड़का भी काफ़ी अच्छा पैसा वगैरह कमा रहा है, घर में सिर्फ एक बहू की कमी है, तो उन्हें हो सकता है कि दहेज वगैरह भी चाहिए, घर वर सब कुछ है, गाड़ी वगैरह भी है। अब इधर वो लोग काफ़ी उदास हो जाते हैं। लड़की सोचती है कि उसकी किस्मत में अच्छे घर में जाना शायद नहीं लिखा है, गरीब घर की लड़की है। तभी अगले ही दिन लड़की जो रहती है उसका नाम आयशा रहता है। आयशा के घर आर्यन के पिताजी जाते हैं और बताते हैं कि वह आर्यन के पिताजी हैं, वह शादी करने के लिए आए हुए हैं। कल बिचौलिए से मुलाकात हुई थी, तो बातचीत होती है। लड़की के घर वाले काफ़ी खुश थे कि लड़की के पिताजी खुद चल कर आए हैं। बातचीत शुरू होती है। फोटो वगैरह तो आर्यन के पिता को पसंद ही था। इधर जब लड़की सामने आती है चाय वगैरह लेकर, तो आर्यन के पिताजी उसे बस एक ही नज़रों से देखते रहते हैं, लगातार बस देखते रहते हैं। लड़की भी सामने बैठे इंसान को देखती है और देखकर पैर वगैरह छूती है, वहां से चली जाती है। अब आर्यन के पिताजी लड़की को देखते ही लट्टू हो जाते हैं। घर जाते हैं और घर जाने के बाद लड़के से कहते हैं कि लड़की बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मुझे ये शादी पसंद है। आर्यन कहता है, पिताजी जब आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब फिर कुछ दिनों बाद आर्यन के पिताजी उस लड़की के घर जाते हैं, आयशा के, और कहते हैं कि मुझे बिना दहेज की शादी करनी है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैसे कम हो तो मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा। अब साथियों, यह बात सुनते ही जो लड़की रहती है वो बेहद खुश हो जाती है। अब वह अपने परिवार से कहती है कि मुझे शादी बहुत अच्छी लग रही है। अब इधर ससुर लड़की से बुलाता है पास में और कहता है कि मैं अलग कमरे में बहू से बात करना चाहता हूँ, ताकि ये मेरे घर की बहू बन सकती है या नहीं। बंद कमरे में ससुर और बहू आयशा दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और बातचीत करते करते दोनों, यानी कि जो उसका ससुर रहता है, अपने ही बहू पर फिदा हो जाता है। उसे बहू उसकी अच्छी लगने लगती है। कहाँ वो बेटे की शादी करने के लिए गया हुआ था और खुद के लिए अब उसे पसंद करने लगता है। इधर लड़की का नंबर लेता है और फोन पर बातचीत करने लगता है। 40 साल और कहाँ 20 साल की लड़की, अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। शादी की डेट निकल जाती है, एक तारीख तय हो जाती है। उस तारीख पर आर्यन की और आयशा की शादी होनी थी। घर में शादी की तैयारी चल रही थी। इधर सब कुछ धूमधाम से चल रहा था। इधर आर्यन का पिता अपने होने वाली बहू से फोन पर बातें करना लगता है। अब बात करते करते
जो भी कमियां रहती हैं वो आर्यन का पिता पूरा करने लगता है। अब जो लड़की रहती है होने वाली दुल्हन आयशा, वह भी अपने ससुर पर फिदा हो जाती है, बातचीत करने लगती है। और एक दिन आयशा अपने ससुर को अपने घर बुलाती है। घर बुलाती है और बुलाकर एक कमरे में दोनों बैठकर बातें करते हैं। और बात करते करते वह ससुर के साथ फिजिकल रिलेशन भी बनाने लगती है। अब इधर ससुर और दोनों फिजिकल रिलेशन बनाने लगते हैं, लेकिन साथियों दोनों समय व्यतीत करने लगते हैं। अब इधर वक्त गुजरता जाता है, भाई आता है, अपनी बहन को बुलाता है, दोनों दरवाज़ा खोलते हैं। तो भाई पूछता है कि आयशा तुम अब इतनी देर से क्या कर रही थी? तो आयशा कहती है कि मैं अपने ससुर से कुछ बातें कर रही थी, कुछ ऐसी चीज़ें कर रही थी। लेकिन भाई को शक हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अक्सर कर फ़ोन पर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, करीब घंटों घंटों भर बातें करते हैं और वीडियो कॉल पे भी बातें करते हैं। तो भाई को शक होने लगता है। लेकिन अब 40 साल के व्यक्ति को देखकर भाई सोचता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन इधर धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। आर्यन का पिता शादी की तैयारी कर रहा था। इस जनवरी महीने में उसकी शादी होने वाली थी। लेकिन साथियों तभी आर्यन के जो पिता हैं, जब शादी नज़दीक आ जाती है तो फिर अपने प्रेमिका, अपने होने वाली बहू से बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि एक काम करो कि मैं चाहता हूं कि मेरी भी पत्नी नहीं है, तुम मेरी दुल्हन बन जाओ, बेटे की शादी किसी और से कर देंगे। अब लड़की को पता था कि इसका जो पिता है आर्यन का, उसका होने वाला ससुर, वो काफ़ी पैसे रुपए वाला है, ठीक ठाक है। तो वो पैसे पर फिसल जाती है और अपने ही होने वाले ससुर से शादी कर लेती है। कि शादी कैसे होती है कि शादी के 2 दिन पहले घर में रिश्तेदार वगैरह भरे हुए थे, सभी लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। इधर ससुर अब आर्यन का पिता आर्यन से कहता है कि बेटा मैं बाजार जा रहा हूँ कुछ सामान लाने के लिए, बहुत जल्द आ जाऊंगा। अब वह बाजार निकलता है और उधर अपनी प्रेमिका, अपने होने वाली बहू को फोन करता है आयशा को, और चुपके से आयशा घर छोड़कर निकलती है और दोनों घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। उधर फरार होने के बाद एक होटल में जाते हैं और इधर होटल में दोनों एक दूसरे के साथ रातें गुजारते हैं और फिर शादी कर लेते हैं। इधर कहीं से आयशा के भाई को पता चलता है कि उसकी बहन होने वाले ससुर के साथ फरार हो गई है, कुछ लोगों ने देखा है। तो वह फौरन ही अपने होने वाले जीजा आर्यन को फ़ोन करता है और कहता है कि आपके पिताजी मेरी बहन के साथ घर छोड़कर चले गए हैं। अब इधर जैसे ही आर्यन को पता चलता है, आर्यन मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में आ जाता है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जिस पिता के साथ साल 2 साल से वो अकेले रह रहा था, जिनके लिए वह शादी करने को तैयार हुआ, वह पिता रिश्तेदारों को घर पर बुलाकर शादी की तैयारी कर रहा था और अपने ही बहू को लेकर फरार हो गया है। अब किसी से उसके पिता की बात नहीं हो रही थी, ना ही आयशा की बात हो रही थी। अब घर में जब सबको पता चलता है, रिश्तेदारों को पता चलता है, तो सभी अब आर्यन के पिता को तरह तरह की बातें बोलने लगते हैं, कहने लगते हैं। अब चर्चाओं का माहौल गर्म हो जाता है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि एक ससुर शादी करने के लिए जाता है अपने बेटे की और अपने ही बहू पर, होने वाली बहू पर फिदा हो जाता है। अब लड़का बताता है उसका भाई कि कई बार ससुर उसका आता था तो कमरे में ले जाकर बातचीत करता था और मुझे शक है कि दोनों एक दूसरे के साथ गलत काम भी करते थे। यह सब सुन रहा था आर्यन। आर्यन इंतजार करता है अपने पिता का। तभी अगले ही दिन उसका पिता अपनी होने वाली बहू को अपनी पत्नी बनाकर, सौतेली माँ बनाकर, जो लड़की पत्नी बनने वाली थी उसे सौतेली माँ बनाकर आर्यन के लेकर आता है। आर्यन घर में घुसने से मना कर देता है और कहता है कि फौरन यहाँ से आप जैसे गए थे वैसे चले जाइए। लेकिन पिता अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि मेरा दिल आ गया था और हम दोनों सहमति से शादी किए हैं। और इधर सारे रिश्तेदार आर्यन के पिता को थूक कर थक चुके थे। कई सारी बातें बोलकर सामाजिक रूप से प्रताड़ित भी करते, आईना भी दिखाते, लेकिन आर्यन के पिता को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि होने वाली बहू के साथ उसने
और अपने बेटे के साथ किस तरह की घटना को अंजाम दिया है, अब पिता मानसिक रूप से दबाव में आने लगता है। वह कहता है कि अब मैं पिताजी के साथ नहीं रहूंगा, मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है, मेरी माँ भी नहीं है। और एक पिता जो मेरी देख रेख करता था, मैं उसकी देख रेख करता था, उसने शादी इसलिए मेरी कराई ताकि हम दोनों खुश रहें, लेकिन मेरे पिता ने मेरे ही होने वाली बीवी के साथ शादी करके मेरी बीवी को अपनी पत्नी बनाकर सौतेली माँ बना दिया। इसलिए अब मैं शादी करने से इनकार करता हूँ, अब मैं किसी से शादी नहीं करूँगा। और लड़का सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाता है और कहता है कि आज से मैं अपने जीवन का जो बचा हुआ हिस्सा है, जो भाग है, अब उसे सन्यासी बनकर बिताऊंगा। और वह घर से निकल जाता है। पिता रोकता रहता है, उसकी सौतेली माँ रोकती रहती है, लेकिन आर्यन सुनने को तैयार नहीं होता है। अब यह खबर जब लोगों के बीच जाती है तो चर्चाओं का विषय बन जाती है। न्यूज़ मीडिया, सोशल मीडिया पे जब यह खबर फैलने लगती है तो लोग सोचने लगते हैं कि समाज में कैसे कैसे लोग हैं। एक बाप अपने ही बेटे के साथ गद्दारी करता है, होने वाली बहू यानी कि बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी कर लेता है। वह समाज के बारे में भी नहीं सोचता है, रिश्तेदारों के बारे में भी नहीं सोचता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, समाज में इसका क्या असर पड़ेगा, उसके आस पड़ोस के लड़के लड़कियां क्या सोचेंगे, उन पर क्या असर पड़ेगा। कहते हैं बड़ों से ही सीख मिलती है, लेकिन क्या बड़े इस तरह की घटना को अंजाम देकर वो भला क्या सीख देंगे। तो साथियों, ये थी एक ऐसी कहानी जिसको हर कोई जब सुनता है तो वह सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट कर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है, जिनका नाम है सुनील चौधरी है, सेंट्रल जेल बीकानेर से, समरेंद्र सिंह हैं बहादुरिया से, डॉक्टर मुकेश जी हैं, लखन कुमार जी हैं, राजेश कुमार पंचोली जी हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार।